जय हिंद दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे उपन्यास को। शेखर एक जीवनी हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 4 लेक्चर कवर कर लिए हैं। आज का हमारा 5वां लेक्चर है। इसमें हम कवर करेंगे आगे का इसका पार्ट। ठीक है, तो हम धीरे धीरे उपन्यास को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हर एक एक लाइन को इसको पढ़ रहे हैं। कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी लाइन आपके लिए मोस्ट है, वो मैं आपको बताता चलता जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इससे पहले यदि आपने इन चारों लेक्चरों को नहीं देखा है तो उन सभी लेक्चरों को ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। यूजीसी नेट हो गया, जैसे कि आपका अन्य स्टेट के जो पीजीटी एग्ज़ाम हो गए, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब है, मिस्टर लाल ने अपनी साथ वाली कुर्सी की ओर इशारा करके कहा। इससे पहले क्या था, प्रतिभा के बारे में जिक्र हो रहा था। ठीक है, उसकी मित्र थी। ठीक है, इसके बारे में यहाँ तक जिक्र हो रहा था। आगे क्या है, मिस्टर लाल ने अपनी साथ वाली कुर्सी की ओर इशारा करके कहा, बैठो शेखर। मिस्टर लाल कौन है? मिस्टर लाल कौन है? प्रतिभा के पिता। मिस्टर लाल प्रतिभा के पिता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है, इनका ऐसा सीक्वेंस याद रखिए। बैठो शेखर। शेखर बैठ गया। सामने प्रतिभा बैठी थी और उसके साथ प्रतिभा की बड़ी बहन। बीच में मेज पर छुरी, कांटे, तछरियां इत्यादि सजी हुई थी। तश्तरियां इत्यादि सजी थी। मिस्टर ला इंग्लैंड स्टैंडर्ड डॉक्टर है। ठीक है, इंग्लैंड स्टैंडर्ड के डॉक्टर है। अभी पूछा भी जा सकता है, मिस्टर लाल क्या करते थे? इंग्लैंड स्टैंडर्ड के डॉक्टर थे। वह स्वयं लौटे हैं तो साथ इंग्लैंड का कुछ हिस्सा लेते आए हैं। भारत की उर्वरा भूमि में उसे बोकर उसी की छाया में रखते हैं। इस समय डिनर का आयोजन है और उसी की प्रतीक्षा। शेखर छुरी कांटे से खाना नहीं जानता। मतलब छुरी और कांटा होता है, उससे खाना नहीं जानता। बैठे कुछ वह इसी बात को सोच रहा है, लेकिन वह कहना नहीं चाहता कि ससोपंज में डिनर आरंभ होता है। सूप आता है, सब लोग खा लेते हैं। दूसरा कोर्स आता है। शेखर औरों के अनुकरण पहले छुरी कांटा उठाता है, लेकिन वह देखता है कि बाएं हाथ में कांटे का संचालन उससे नहीं हो सकता। वह छुरी और कांटे को बदल लेता है। बाएं हाथ से वह कुछ काट भी नहीं सकता। फिर भी किसी प्रकार कांटे पर कॉर्ड लादकर वह मुंह की ओर ले जाता है तो खाली कांटा ही मुंह तक पहुंचता है। कोई गिर जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखते हो, यदि आपको इन चीज़ों से नहीं खाना आता तो आपको थोड़ा सा वो होता है, अजीब सा फील होता है। तो उसी तरह से शेखर यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरह से मेरे साथ हुआ। प्रतिभा खिलखिलाकर हंसी। अरे खाना भी नहीं आता? बड़ी बहन कहती है। हिस। शेखर छुरी कांटा रख देता है। मिस्टर लाल देखते हैं और अनदेखी कर जाते हैं कि वह अधिक खिन्न न हो। सब्जी आती है मिस्टर लाल के लिए, गोश्त आता है, सलाद आता है, आइसक्रीम आती है। शेखर खाता नहीं, देखता ही रहता है। जब सब कुछ हो चुका है तब वह देखता है कि उसके सामने पड़ी पड़ी बड़ी आइसक्रीम पिघल गई और लोग चम्मच से खा रहे हैं। लेकिन वह चम्मच का उपयोग जानते हुए भी प्याला उठाकर उसे पी जाता है। प्रतिभा कहती है, देखो पापा, देखो कैसे खा रहा है। मधु खाते समय शहद शेखर फूल भी खा जाता है, तब भी प्रतिभा हंसती है। तब शेखर स्वयं मुस्कुराता भी नहीं, लेकिन होता है प्रसन्न। पर अब शेखर पर उठ खड़ा हुआ, नैपकिन पेज पर पटका और बिना किसी ओर देखे जल्दी से बाहर चला गया। दूसरे दिन शेखर नदी के किनारे भटक रहा था। जंगल कहीं नहीं था और प्रतिभा मर गई थी। नदी के अध बीच एक टापू था, उसमें देवी का एक मंदिर था। ये भी पूछा जा सकता है कि नदी के बीच एक टापू था, उसमें देवी का मंदिर था। शेखर अपना समय वहां बिताने लगा। वह मंदिर के बाहर बैठा रहता था, आने जाने वाले उपासकों को देखा करता था। उनका श्रद्धा भाव देखकर
उसके मन में वही पुराने प्रश्न फिर उठता और बैठ जाता। उसे आस्था नहीं होती, फिर भी मंदिर का वातावरण उसे आकर्षक जान पड़ता था। वह नित्य आता। नदी में सांप थे। नदी में क्या था? सांप थे। शेखर हमेशा पुल पर से पार होकर टापू पर आया करता था, लेकिन उपासक पानी में से चलकर आते थे। एक दिन शेखर ने देखते देखते एक को सांप ने काट खाया। वह उचक कर बाहर आया, पुकार कर बोला, जय देवी माता की, और मंदिर के भीतर चला गया। पूजा करके बाहर निकल आने पर ही उसने कांटे का उपचार आरंभ किया। घंटे भर बाद शेखर के सामने ही उसने एक बार फिर कहा, जय देवी माता की, और चुप हो गया। कुछ मिनट बाद लोग उसे उठा ले गए। शेखर का नकारात्मक विश्वास हिल गया, पर लौटते हुए वह फिर पूछने लगा, ईश्वर क्या सचमुच तू है? श्रीनगर के चमाशाही से ऊपर एक महल का खंडहर है। ये जगह का नाम आया, ये आपने नोट करना है, वह पूछा जा सकता है। चमाशाही से ऊपर एक महल का खंडहर है। कहते हैं कि यह महल राजकुमारी जेबू नीनी शाह ने बनवाया है। तो जो खंडहर है वो किसने बनवाया है? जेबू नीनी शाह ने बनाया है। ठीक है। और यहाँ एकांतवास करती हुई वह कविता लिख करती थी। महल चाहे किसी ने बनाया हो, जिसने वह स्थान चुना था वह अवश्य कवि था। वहां भी सांप थे। जब शेखर पहले पहल वहां गया तब उसने बहुत ही कहानियां सुनी। वहां भूत रहते हैं, उस महल के कमरों में छतें नहीं है, इसलिए रात को वहां प्रेत उतर आते हैं, परियां नाचती है। महल का नाम था परी महल। महल का क्या नाम था? परी महल। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। शेखर ने लौटती बार निश्चय किया कि वह कभी वहां अकेला आएगा, और थोड़े ही दिन बाद उसे अवसर मिल गया। शेखर वहां तीसरी पहर पहुंचा, और महल के कमरों की छत तो थी। महल के कमरों की छत तो थी नहीं। वह दीवार पर चढ़ गया और सामने की ओर आकर नीचे डल झील का दृश्य देखने लगा। जब डल देख रहा था, डर से बहुत अधिक कुछ देख रहा था। धीरे धीरे उसके ऊपर एक सम्मोहन सा छा गया, एक मूर्छा सी। उसे लगा उसके पास नहीं, उसके भीतर उसके सब ओर कुछ आया है, कुछ जिसका वह वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ बहुत सुंदर है, बहुत भव्य है, बहुत विशाल है, बहुत पवित्र है। इतना पवित्र कि शेखर को लगा वह अब उसके स्पर्श के योग्य नहीं है। वह मैला है, मल में आवृत है, छिपा हुआ है। उसकी सम्मोहन में उसने एक एक करके अपने सब कपड़े उतार डाले, नीचे फेंक दिए, और आंखें मूंद कर खड़ा हो गया, बिल्कुल नंगा, आकाश के सामने, और उस पवित्र में से परिपूर्ण, उसके स्पर्श में रोमांचित। बहुत देर बाद चौंक कर उसने आंखें खोली, जल्दी जल्दी कपड़े पहने, और बिना एक बार मुड़कर देखे भी सीधा घर की ओर भागा। वह क्या था? ईश्वर, प्रकृति, सौंदर्य, शैतान, दबी वासना? क्वेश्चन चल रहे हैं उसमें। उसे नहीं मालूम, पर उसने वह कैवल्य फिर कभी नहीं प्राप्त किया। वह फिर कभी वहां नहीं गया। बुद्ध भी बोधि वृक्ष के नीचे दोबारा नहीं बैठे होंगे। खूब बर्फ पड़ी और पड़ रही है। शेखर की पिता सपरिवार एक बर्फ से ढकी हुई सड़क पर मोटर में बैठे चले जा रहे हैं। कभी कभी थोड़ी सी भीतर पहुंच जाती, तब कोई तंग होता और बाकी हंसते। सभी की मतली हो रही है। सभी को मतली हो रही है। शेखर के भाइयों ने खिड़की से बाहर मुंह निकाल कर कै भी कर दी। कै मतलब उल्टी। और कार में उसकी दुर्गंध भर रही है। शेखर आगे बैठा है, इसलिए उसे इतना कष्ट नहीं हो रहा है कि वह गिरती हुई बर्फ की ओर देखता जा रहा है। शेखर के पिता की फिर बदली हो गई, इसलिए वह इतनी देर तक श्रीनगर में रहे नहीं, तो वे कभी के जम्मू चले गए।
जम्मू चले गए होते। अब वे बिहार की ओर जा रहे हैं। कहाँ? बिहार की ओर जा रहे हैं। एक बार सड़क के मोड़ पर पिता ने कहा, वह देखा जहां से हम आए हैं। शेखर ने ऊपर देखा। जिस पथ पर से वे उतर कर आए थे वह दिख रहा था और उसके पीछे एक विस्तीर्ण सफेद पर्दा जिसके पीछे क्या क्या छिपा हुआ था। शेखर को याद आया, चलने से कुछ दिन पहले उसने सबसे छिपाकर बर्फ का एक आदमी बनाया और उसे उठाकर अपने कमरे में ले आया था। उसने वहां रखकर सो गया। दूसरे दिन उठकर उसने पाया कि वह पुतला नहीं है और पर्स भीग रहा है। उसने छटपटाकर पूछा, माँ मेरा पुतला किसने उठाया? बहन मेरा पुतला किसने उठाया? भैया मेरा पुतला किसने उठाया? और किसी ने नहीं बताया। सबने कहा कि हमने नहीं देखा है। वह आखिर गया कहाँ, या उसे समझ नहीं आया। और उस बर्फ के पर्दे की ओर देखते देखते उसके मन में फिर से उसकी प्रश्न का उदय हुआ। ईश्वर, मतलब उसने बर्फ का पुतला लाया और साथ में रख दिया और सुबह के लिए पिघल गया होगा। तो सबसे पूछने लगा, कहाँ गया, कहाँ गया? पर उसके मन में वह प्रश्न उठा कि ईश्वर, शायद ईश्वर। अब यहाँ से द्वितीय खंड शुरू होता है, बीज और अंकुर। यहाँ तक तो हम पहला ही खंड पढ़ रहे थे, ठीक है। अब जो पहला उषा और ईश्वर था वो हम पढ़ रहे थे। अब हम बात करेंगे बीज और अंकुर। द्वितीय खंड है इसका, पहले शीर्षक का द्वितीय खंड है। पहले शीर्षक का नाम आपको पता है, उत्थान है, ठीक है। और मैंने आपको और भी बताया था कि इसका जो पहला संस्करण है, सॉरी प्रथम खंड 1941 1940 तो आपने बताना है रामचंद्र तिवारी के अनुसार, ठीक है। और आपने 1941 यदि ऑप्शन में आया तो नगेंद्र के अनुसार आपने बताना है। ये 2-3 क्वेश्चन आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब करते हैं शुरू। द्वितीय खंड आपका है जो बीज और अंकुर। शेखर का जीवन बहुत सुना हो गया था, इसलिए जीवन में जो कुछ आता था वो मानो उसके रस की अंतिम बूंद तक निचोड़ लेना चाहता था। हंसी की बात होती तो आवश्यकता से अधिक हंसता था। घूमने निकलता तो पागल कुत्ते की तरह दौड़ता था। लड़ता तो लड़ाई के कारण भूल जाने पर भी विरोध बनाए रखता। उसके जीवन में इससे एक झूठी तेजी आ गई थी, गति का एक भ्रम, जबकि वास्तव में वह निश्चल खड़ा था। खंडहरों से गिरे हुए टीले की एक चोटी पर शेखर खड़ा था और उसके पैरों के पास उसका कुत्ता। चारों ओर फैले हुए अरहर के खेत में कभी हवा का झोंका आता तो अरहर के पौधों की चोटियां कुछ झुक आती। शेखर के कुत्ते का क्या नाम था? तैमूर। ये भी आपको बताना चाहिए, आएगा इसमें जिक्र है, ठीक है। ठीक है, फिर सीधी हो जाती, मानो हरी वर्दी पहने हुए बहुत से सिपाही पहरा देते देते साथ ही ऊँघ गए हो और फिर जाकर सावधान खड़े हो गए। कुत्ते का नाम तैमूर था। ये आया, देखो कुत्ते का नाम क्या था? तैमूर। ये आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिए इसे। शेखर उसे विशेष प्यार नहीं करता था, ठीक है। ये मैंने वैसे पात्र आपको पूरे नोट करवाए हैं। पहला पार्ट जिसने नहीं देखा है वो जरूर देखिए, उसमें मैंने सारे पात्र को नोट करवाया है। किंतु कुत्ता सदा उसके पीछे रहता था। ना जाने क्यों उसने शेखर को अपना स्वामी मान लिया था। शेखर के खड़े खड़े ही कुत्ते ने शायद दूर कुछ देखा और सीधा नीचे अरहर के खेतों की ओर भागा। पीछे पीछे शेखर भी भागा। उसने कुछ करने की भीतर प्रेरणा तो कोई थी नहीं। बाहर से जो धक्का उसे लगता उसी के आगे वह बहा जाता। हाथों से अरहर के पत्तों में रास्ता बनाते हुए शेखर ने देखा कि तैमूर क्यों भागा आया था। बहुत से बटेर अनेक दिशाओं में भागे जा रहे थे और तैमूर कभी एक के पीछे कभी दूसरे के पीछे दौड़ता फिरता था, पर पकड़ किसी को नहीं पाता था। जिधर जिधर तैमूर भागता उधर उधर शेखर बहता। अरहर धीरे धीरे बहुत घने हो गए। शेखर कंधे चढ़ाए, फिर सिर झुकाए, हाथों से उन्हें चीरता हुआ बोराए सांड की तरह बढ़ने लगा। फिर भी तैमूर का साथ नहीं पा सका। उसकी कमीज के चिथड़े हो गए, बाहें और टांगों भी छिल गई, मुंह खरोच गया, पर बटेर कोई हाथ ना आया। पर अपने कुत्ते से भी अधिक ढीठ शेखर बढ़ता ही गया। उसके नंगे पैर भूमि पर रक्त की लाल छाप
छोड़ते हुए चले, पर अभी बटेर कोई हाथ नहीं आया। तैमूर ने उकताकर खेल छोड़ दिया, हार मान ली। शेखर भी झक मार कर रह गया। खंडहरों के ऊपर सूर्य किरण बरसाता हुआ डूब रहा था। घर के पथ पर शेखर खून से लथपथ, थका हुआ, सिर झुकाए चला जा रहा था। सदा आगे रहने वाला तैमूर उसके पीछे पीछे मुंह लटकाए आ रहा था। बटेर कोई हाथ नहीं आया था, लेकिन खेल हो गया था। दिन बीत गया था। फिर अरहर के खेत, फिर आगे आगे शेखर, पीछे पीछे शेखर का कुत्ता तैमूर। अब तैमूर ही शेखर का भाई है, गुरु है, साथी है और सेवक है। शेखर की माँ सरस्वती को लेकर अपने पिता के गांव गई और शेखर पर किसी का नियंत्रण नहीं है। शेखर निरुद्देश्य भटक रहा है, लेकिन उसे उद्देश्यहीनता में एक प्रतीक्षा है। शेखर गणेशी की बाट देख रहा है। अब गणेशी कौन है, ये भी मैंने आपको बताया है। गणेशी शेखर के पिता की देखरेख में कुली का काम करने वाला है। ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने कि शेखर, ये मैंने पहले ही बताया है। गणेशी जात का डोम है। ठीक है, जात का क्या है, ये डोम है। शेखर की पिता की देखरेख में कुली का काम करता है, ये मैंने बताया है। छुट्टी के समय वह आतिशबाजी तैयार करता है। इसी नाते वह शेखर का मित्र है, क्योंकि वह बहुधा शेखर को साथ ले जाता है और उसके सामने चीजों को तैयार करता है। बारूद बनाता है, अनारों में भरता है, पटाखे लपेटता है। साथ साथ शेखर को बताता भी जाता है कि सोरा, गंधक, कोयला अलग अलग कूटने चाहिए और मिलाते समय लकड़ी की चीजें काम में लानी चाहिए कि आग ना लग जाए। और छुछुंदर लपेटने के लिए कागज को सोरे और सिरके के घोल में भिगोकर सुखा देना। कभी कभी वह शेखर के आग्रह करने से उसे बारूद कूटने भी देता और कभी कभी कुछ पटाखे उसे दे देता। उनकी दोस्ती इतनी बढ़ गई कि कभी कभी शेखर पिता से कहकर गणेशी को छुट्टी दिला देता और साथ घूमने ले जाता। आज इसकी प्रतीक्षा यूं हुई कि शेखर ने एक गोह लाने के लिए भेजा था। गणेशी ने ही उसे बताया था कि गोह कैसी भी दीवार चढ़ सकती है। गोह मतलब आपको पता होता है, जैसे मॉन्ट्रिल, क्या कहते हैं इंग्लिश में, नाम याद नहीं आ रहा है, उससे चिपक जाती है। अगर कोई उसकी दुम पकड़ ले, लटक जाए तो उसे नहीं छोड़ती, बल्कि पुराने जमाने में लोग उसकी दुम में रस्सी बांधकर उसके सहारे किले की दीवारें फांदा करते थे। यह सुनकर स्वाभाविक ही था कि शेखर गोह देखना चाहता था। जब गणेशी ने बताया कि गोह जिंदा नहीं आ सकती क्योंकि उसका कांटा जहरीला होता है, तब शेखर की आज्ञा हुई कि गणेशी उसे मार कर ले आए। गो उस तरह से नहीं है। अब देखते हैं गो क्या है। शेखर अरहर का खेत पार करके निकला तो देखा सामने से गणेशी चला आ रहा था। दुबला पत्ता काला भूत, एक हाथ में लाठी लिए, दूसरे में दुम पकड़कर मरा हुआ गिरगिट सा लटकाए। पास आते ही बोला, बबुआ यहाँ लो गोह। गिरगिट गिरगिट की तरह, गिरगिट सा लटका हुआ गोह। शेखर थोड़ी देर उसकी ओर देखता रहा। उसे कुछ निराशा सी हुई। यही है गो। फिर वह बोला, इसकी चमड़ी उतारो, हम रखेंगे। हरीसी ने हंसकर बताया कि गोह की चमड़ी बहुत पतली होती है, खाल नहीं उतर सकती। पर शेखर उसकी बातों में आने वाला नहीं था। खाल चीते की भी उतर सकती है, वह नित्य एक पर बैठता है। तब गोह की क्या विसात, बोला, हम जो कहते हैं उतारो। गणेशी ने देखा, मानना पड़ेगा। उसने एक चाकू निकाला और मुंह पर पेट चीर डाला। शेखर कुत्ते को पकड़कर खड़ा हुआ। आधे घंटे में खाल खींच गई। शेखर ने कहा, इसे धूप में सूखने डाल दो, सूख जाएगी तब धो लेंगे। गणेशी ने कुछ कहे बिना मुस्कुराकर उसे सूखने के लिए फैला दिया। 3 दिन बाद वह जो शेखर ने देखा वह कहने की जरूरत नहीं थी। जब गणेशी ने हंसते हुए पूछा, बबुआ तुम देख आए, वह गोह की खाल सूख गई है नहीं कि नहीं? तब उसने विस्मय दिखाते हुए कहा, कैसी खाल, कौन गोह? बुद्धिमान। गणेशी मुस्कुराकर चुप हो गया। शेखर ने नोट किया कि चमड़ी सभी की होती है, लेकिन चीता चीता और गोह गोह
जिस घर में शेखर रहता था उसके साथ आमों का एक बगीचा था। आम देसी थे और घटिया किस्म के। केवल एक वृक्ष कमली आमों का था। एक वृक्ष कैसे आमों का था? कमली आमों का। उन दिनों आम पकने को ही रहे थे। शेखर रोज जाकर उन्हें ललचाई आंखों से देख आता और उस दिन की कल्पना किया करता जब वह पेड़ों पर ना होकर उसके हाथों में होंगे। एक दिन अकेले वृक्ष पर कुछ पके से आम देखकर शेखर ने माली से कहा, हमें आम दो। लेकिन माली को सर्वथा उचित मांग से सहानुभूति नहीं हुई। बोला, बबुआ कल तोड़ेंगे तो आम और डाली लगाकर साहब के पास ले जाऊंगा। साहब के पास लेकर को शेखर को यह सरासर अन्याय लगा कि आमों को चाहने वाले शेखर से छीने जाकर वे आमों की उपेक्षा करने वाले उसके पिता के पास जाएं। बोला, देते हो कि नहीं? नहीं बबुआ। शेखर स्वयं पेड़ पर चढ़ने लगा। माली दूर खड़ा हंसता रहा क्योंकि वह जानता था कि यह लड़का पेड़ पर क्या चढ़ेगा। लेकिन शेखर के हाथों पैरों में क्रोध का बल था। वह ऊपर पहुंचा, आराम से एक डाल पर बैठा और चुन चुन कर पके आम खाने लगा। माली की मुस्कान चिंता में बदल गई। उसे देखकर शेखर का सारे आम का खा डालने का निश्चय और भी पक्का हो गया, पर पेट के साथ नहीं दिया। तब शेखर ने कच्चे, अधकच्चे, पक्के सब प्रकार के आम तोड़कर मुंह में ठूस झूठे करके इधर उधर फेंकने आरंभ किए। प्रत्येक आम फेंकते हुआ चिल्लाकर माली से कहता, यह लो और यह लो और यह लो। माली यह नहीं सहा सका और शेखर को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। उसे आते देखकर शेखर ने कहा, आओ आओ, बेशक आओ, और ऊपर चढ़कर एक डाल के बिल्कुल सिर पर ऐसा जा बैठा कि तनिक और भार पड़ने से वह टूट जाए। माली ने पुकारा, लौट आओ नहीं तो गिरोगे, नहीं तुम आओगे, पकड़ो देखूं मैं भी। और कुछ और आगे सरक गया। माली डर गया। बोला, बबुआ उतर आओ, ईश्वर के वास्ते उतर आओ। तुम उतर आओ नहीं तो मैं और आगे जाता हूँ। माली उतर गया, वहां से चला गया। शेखर धीरे धीरे नीचे उतरा। वह अभी भूमि पर पहुंचा नहीं था कि उसने देखा माली के साथ पिता चले आ रहे। वह दार्शनिक हो गया था। उसने एक बार अपने गिराए हुए आमों की ओर देखा, फिर तैयार होकर खड़ा हो गया और मन ही मन गणित का एक सवाल करने लगा, कितने आम की थप्पड़ या कितने थप्पड़ की आम पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, यह संभावना विचार मिलाने की नहीं थी। लेकिन थप्पड़ नहीं पड़े। पिता ने सारी कहानी सुनकर हंस दिया। शेखर से बोले, तुमने खाए सो खाए, फेंकी क्यों? माली ने कहा, तुमने उसे क्यों खा कि मेरे लिए डाली बनानी है इसलिए नहीं मिलेगी। यह एक अवसर था जबकि शेखर ने मान की आशा की ओर हंसी पाई। प्राय इससे उल्टा ही हुआ करता था। पिता भी पिता के लिए शेखर के हृदय में अपार स्नेह था। शेखर के पिता ने नया मकान ले लिया पटना शहर में, गंगा के किनारे। शेखर के पिता ने कहां पर लिया अब नया मकान? पटना शहर के गंगा के किनारे। अब शेखर का मुख्य काम अपने बगीचे में से केले के पेड़ काटना, उनके स्तंभों पर लेटकर गंगा में बहाना। उसे बहाना ही कहना चाहिए क्योंकि तैरना अभी तक सीखा नहीं है। कई बार स्तंभ पर से फिसलकर उसने गोते खाए, लेकिन सदा ही किसी ने उसे देखकर घसीट निकाला। पिता के बहुत मना करने पर भी वह यह आदत नहीं छोड़ता क्योंकि इतनी बड़ी नदी पर अकेले बिना हाथ पांव हिलाए बहने के विचार में सामर्थ्य का कुछ ऐसा आकर्षक अनुभव है कि शेखर उसका मोह नहीं छोड़ सकता। उसने 3 स्तंभों को बांधकर एक नाव बनाई। गंगा में उसे ले जाकर उस पर सीधा लेटकर हाथ से उसे धार में खेकर ले गया और फिर हाथ समेटकर निश्चल कभी इधर कभी उधर देखने लगा। दोनों किनारे
धीर गति से प्रभाव से उल्टी दिशा में चलते हुए जान पड़ रहे थे। बहुत देर उनकी ओर देखकर शेखर आकाश की ओर देखने लगा। वर्षा हो चुकी थी। बादल के छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर भागे फिरते थे। कभी एक दूसरे से भिड़कर एक हो जाते, कभी देखते देखते आकाश की प्रगाढ़ नीलिमा में घुल जाते। ओह कितना सुंदर था! उस प्रकार उस वितरणी नील आकाश में घुलकर लुप्त हो जाना शेखर ने भूले हुए सा सोचा। ऐसे मरूंगा जहां बाधा नहीं होगी। बाधा उसे लगा जो जीवन वह जी रहा है वह बाधा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। आज उसे मौका मिला उसके बंधन से निकल भागने का। आज वह 3 कटे हुए वृक्षों का सहारा लेकर उस सुदूर देश में जा रहा था जहां गंगा जाती है, जहां समुद्र में मिल जाती है, जहां सूर्यास्त के सोने का टापू है, जहां इन्हीं नीलिमा में घुल जाने वाले बादलों से बने हुए सूत के वस्त्र पहनने वाली राजकन्या रहती है। शेखर उसके पास जाएगा और उससे कहेगा, मैं शेखर हूँ, मैं बंदरों के देश से आया हूँ। और वह उसे अपना पास बिठा लेगी, कहेगी, यहाँ तुम आबाद हो, उस सरिस के फूलों के महल में तुम रहोगे, जो चाहोगे करोगे। पर शायद राजकन्या उसे नहीं देखेगी। वह बंदरों के देश के एक माली लड़के से क्यों मिलने लगेगी? मामूली लड़के से क्यों मिलने लगेगी? वहां और भी तो लोग होंगे, और भी कन्याएं होंगी। उस बाधा हीनता के देश में कोई भी क्यों राजकन्या से कम होगी? शेखर ने आंखें बंद कर ली। फिर उसे ध्यान आया, अरे वह देश तो बड़ी दूर है, वहां पहुंचने में तो दिनों लग जाएंगे। गंगा इतनी धीमी बहती है, लेकिन चिंता जहां बस कर उसे उस दिशा से वह परे निकल गया था। आकाश की मुक्त वातावरण की आबाद विशालता उसके प्राणों में भर गई थी। वह स्वयं आबाद था, विशाल था, मुक्त था। यथार्थता पीछे थी। उसके मन में कविता की एक पंक्ति आ गई अंग्रेजी में, ओ मदर गैंस वोट्स एंड स्लो, मंद गति और विशाल माँ गंगे। ये आपने ध्यान में रखना है, पंक्ति पूछी जा सकती है। वह धीरे धीरे बढ़ती मेहनत से पंक्ति जोड़कर कविता पूरी करने लगा। पंक्ति जोड़कर क्या लगा करने? कविता पूरी करने लगा। जिस क्षण में शेखर को मालूम हुआ कि कविता पूरी हो गई है, उसी क्षण में उसने यह भी अनुभव किया कि उसकी पीठ ठंड से अकड़ गई है और उसके हाथ सफेद सुन पड़ रहे हैं। उसने जाना कि वह घर से बहुत दूर बह गया है। घबराकर यथार्थता के संसार में उस सूर्यास्त के सोने के टापू के पथ पर नहीं, शेखर धीरे धीरे अनैच्छिक सी क्रिया से अपने को किनारे की ओर खेने लगा। जब किनारे लगा तब किसी तरह सूखी भूमि पर आया और धूप में औंधा लेट गया। जब वह नींद से उठा तब सूर्य ढल गया। वह उठा और मादा सा घर की ओर चल पड़ा। जब घर के पास पहुंचा तब चांद निकल रहा था और घर में बिल्कुल सन्नाटा था। यद्यपि बत्तियां जल रही थी, घर के भीतर घुसते ही उसने देखा बरामदे में माता पिता खड़े हैं, स्थिर दृष्टि से बाहर देखते हुए और मानो एकाएक बूढ़े हुए। इतनी झुर्रियां उनके मुंह पर पड़ी हुई थी। शेखर को देखते ही वे खिंचे हुए चेहरे कुछ ढीले पड़े। माँ की आंखों में आंसू आ गए। पिता एकदम से लौटकर ऊपर चले गए। उनके पीछे पीछे शेखर ने जाकर देखा, घर में कोई नहीं है। और उसे दूसरे दिन मालूम हुआ कि उसे खोजने के लिए लोग लालटेन लेकर नदी के किनारे बहुत दूर तक गए थे। पर किसी तरह पता लगा कि वह केले की नाव पर बैठकर वह बह गया और घर में खलबली मच गई। यह समाचार सुनकर शेखर अपने को इतना भूल गया कि उसे बहुत चेष्टा करने में वह कविता याद नहीं आ सकी जो उसने गंगा के वृक्ष पर लिखी थी। केवल
स्मारक सी पहली लाइन ही उसके मन में रह गई। ओ मदर गंगेज वोट्स एंड स्लो, जो बहुत दूर है, जिस पर तक पहुंचने में बहुत दिन लगते हैं, बहुत से ऐसे दिन जिनमें पहले ही कुछ घंटों में पीठ अकड़ आती है और हाथ सुन पड़ जाते, और सूर्यास्त के सोने के टापू तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे देखा जाए उस राजकन्या को जो उसे शिशिर के फूलों के महल में रखेगी और अपने पास बैठाएगी। सीरीज के फूलों। शेखर जानता है कि वह कभी नहीं होगा, लेकिन वह भी जानता है कि इसका होना जरूरी है उसके जीवन के शून्य को भरने के लिए। अवश्य में कुछ होना चाहिए, और विवश वह सोचा करता है क्यों नहीं कोई ऐसा घटना होती जिसे वह टापू निकट आ जाते। जब वह सैर करने जाता तब इतनी गाड़ियां उसके पास से होकर गुजरती है, क्यों नहीं किसी में से वह राजकन्या झांक कर कहती, शेखर चलो मेरे टापू में जहां बाधा नहीं है। राजकन्या ने सही, जब वह मैदान में घूम रहा होता है तब वहां इतनी लड़कियां खेल रही होती है, क्यों नहीं उनमें से कोई छिपी हुई टापू वासिनी आकर उसे बोलती, आओ तुम हमारे आबाद खेल में शामिल हो। इतना भी ना सही, क्यों नहीं जब वह रहा चलता ठोकर खाता है तब कोई इसी संसार की लड़की उसके पास आकर स्नेह से कहती है, आओ शेखर, मैं और कुछ नहीं कर सकती पर तुम्हारे इस एक रस जीवन में कुछ नयापन ला सकती हूँ। या फिर इतना ही उससे पूछती, जो चोट बहुत तो नहीं लग गई क्या? वहां छिपकर सुंदर कागज पर रंग बिरंगी फूल पत्तियां बनाता और उनसे घिरे हुए स्थानों में पत्र लिखता है, किसे वह स्वयं नहीं जानता, लेकिन अपने हृदय की सारी भूख वह उस पत्थर में भर देता है। अज्ञात के स्वागत की सारी विवहलता वह लिखता है, ओ कल्पित, ओ अज्ञात, जिसे मैं मन में भी नहीं देख पाता, तुम इस पत्थर को पढ़ोगे और समझोगी मैं शेखर हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं जाने कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा में हूँ, तुम्हारे लिए ही। तुम दिव्यालोक में ही हो, लेकिन क्या दिव्यालोक भी तुम्हें इसी तरह मांगता है जिस तरह मैं? ओ अगे, ओ अकल्पनीय। तब वह पत्थर को एक लिफाफे में बंद करता है, उसके कोने में अपना पूरा पता लिखता है और एक लकड़ी के साथ उसे बांधकर गंगा में बहा देता है कि डूब ना जाए, और कई दिन तक प्रतीक्षा में रहता है कि कोई उसे पढ़ेगा और फिर उसे उसका उत्तर मिलेगा। ना सही स्वप्न लोक की कन्या से कम उसकी अपरिचित किसी का तो होगा ही। जब कई दिन तक कुछ न होता तब वह दूसरा पत्र लिखता है, दूसरी तख्ती के साथ भेजता है कि कहीं पहला डूब ना गया हो। और कभी कुछ ना होता, उसके विश्वास में कमी ना होती। कभी कोई तितली कमरे के भीतर आ फंसती, जब पहले वह खिड़की के या किवाड़ के शीशे में जिनसे प्रकाश आ रहा होता है और जिन्हें इसलिए वह बाहर की ओर राह समझती है, तितली समझती है बाहर की राह। जा टकराती है, फिर और टकराती है, फिर हार कर वह कमरे के एक दो चक्कर काटती है और फिर वहीं लौट जाती आती है, शीशों पर सिर पटकती, बेबस पंख फड़फड़ाती है, गिर गिर कर भी नहीं गिरती। वही दशा शेखर की भी है। मुक्ति की खोज में पहले वह उन वस्तुओं से उलझा जो स्थूल थी, जिन्हें वह देख सकता है, और उनसे हार कर वह कल्पना के क्षेत्र में गया। वहां से निराश होकर वह फिर यथार्थता में स्थूल और प्रत्यक्ष में लौट गया। शेखर के पिता मियादी बुखार से बीमार पड़े थे और ईश्वर दत्त कभी कभी टेलीफोन पर डॉक्टर को बुलाया करता। उसी से शेखर ने टेलीफोन के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी। उसे जान पड़ रहा था कि जो उसे अन्यत्र नहीं मिला वह टेलीफोन द्वारा शायद मिल जाए, क्योंकि टेलीफोन में नयापन था, रहस्य था। पिता बीमार थे, इसलिए जब दफ्तर बंद होता था तब जमादार सब दरवाजे बंद करके
चाबी शेखर को दे देता था कि पिता के पास पहुंचा दे। वह चाबी दफ्तर की नहीं, शेखर के रहस्य लोक की चाबी थी। करीब 5 बजे थे। दफ्तर बंद हो गया। चाबी शेखर के हाथ में थी। जमादार चला गया। शेखर ने दफ्तर का द्वार खोला, सीधा पिता के कमरे में गया। टेलीफोन का रिसीवर उठाकर सुनने लगा। उन दिनों वहां ऑटोमेटिक एक्सचेंज नहीं था। एक्सचेंज से स्वर आया, नंबर। शेखर ने एक दवाइयों की दुकान का नंबर दे दिया। फरमाइश, आपके पास थर्मामीटर है? क्या कीमत है? सबकी अलग अलग कीमत बताइए। अच्छा, और डॉक्टरी दस्ताने हैं? शेखर बात कर रहा है फोन पे। आपका सूची पत्र भी है? जी हाँ। आपके पास भिजवा दे? हाँ। किस पते पर भेजना होगा? इस प्रश्न की आशा आकांक्षा शेखर को नहीं थी। उसे यह बताया गया था कि जिसे फोन किया जाए उसे करने वाले का नंबर तब तक नहीं ज्ञात होता जब तक कि स्वयं ना बताया जाए, और इसी विश्वास के आधार पर उसने फोन करने का साहस किया था। यह प्रश्न सुनकर वह एकाएक घबरा गया। समझ नहीं आया कि क्या कहे। बोला दफ्तर के पते पर और रिसीवर लटकाकर भाग गया। दूसरी बार शेखर ने फिर चाबी प्राप्त करके दफ्तर खोला, टेलीफोन पर जाकर बैठ गया। अब कि उसने फायर स्टेशन को पुकारा। पहली बार उसने क्या किया? हॉस्पिटल, दवाओं का। दूसरी बार स्टेशन को पुकारा। वह यह देखना चाहता था कि उसके भाइयों ने जो उसे बताया था कि टेलीफोन करने के बाद 5 मिनट के अंदर फायर इंजन पहुंच जाता है, वह ठीक है या नहीं। उसने चिल्लाकर फोन में कहा, फायर कम एट वंस, आग जल्द आओ। एक भारी सी आवाज ने पूछा, कहाँ? एकाएक शेखर को अपनी करतूत के फल का ध्यान आया। वह डर गया। उसने रिसीवर मेज पर रखा और जल्दी दफ्तर का दरवाजा बंद करके चाबी दे आया। दूसरे दिन एक्सचेंज से रिपोर्ट आई कि फोन का दुरुपयोग किया जा रहा है। पिता ने सबसे पड़ताल की, लेकिन मौन के सिवा कोई उत्तर नहीं पाया। बात वही समाप्त हो गई। उस दिन से जमादार स्वयं चाबी पिता तक पहुंचाने लगा। ठीक है, मतलब ये दो घटनाएं आपने ध्यान में रखनी है। पहली कॉल किसको की? दूसरी फायर को की, पहली दवाओं को की। तो यहाँ से जो आपका सत्य और असत्य वाला कथन बन सकता है, इसमें से सत्य कथन है, असत्य कथन है। यहाँ से दो कथन बनाए जा सकते हैं। शेखर पतंग उड़ाने लगा। पतंग उड़ानी उसे आती नहीं थी, लेकिन यह उसके पथ में विघ्न नहीं था। इससे तो उसका आकर्षण बढ़ता ही था। फिर पतंग उड़ाने में एक दूसरा मजा भी था कि वह शेखर को मना थी। शेखर के पिता कहते थे कि यह खतरनाक खेल है। पतंग उड़ाते उड़ाते कई लड़के कोठे पर से गिर पड़े हैं। शेखर का पतंग उड़ाने का ढंग यह था कि वह घर के बगीचे में किसी को बुलाकर कहता कि पतंग उड़ा दो। जब वह खूब ऊंची उड़ जाती तब चरखड़ी अपने हाथ में ले लेता। डोर को झटककर नाचती हुई पतंग को देखकर अपने को विश्वास देता कि वही उड़ा रहा है। अंततः उसी ने उड़ाई है। उसे आज्ञा थी कि पिता के पास बैठकर और समय समय पर दवा पिलाया करे। इसलिए नहीं कि वह इस काम में विशेष दक्ष था, इसलिए कि उसके पिता उसे अपने पास रखना चाहते थे। लेकिन पतंग उड़ाने में वह सब भूला हुआ था। पिता के चपरासी ने आकर बिगड़ डाला। शेखर बाबू, ऊपर चलो, साहब बुलाते हैं। ठहरो, हम जरा पतंग उड़ा ले, कहकर शेखर उसे भूल गया। चलो शेखर बाबू। मिनट भर बाद चपरासी फिर बोला, ठहर जाओ, कह तो दिया। चपरासी बार बार कहने लगा, जाओ, जाके कह दो कि हम पतंग उतार कर आएंगे। चपरासी चला गया और थोड़ी देर में लौट आया। शेखर बाबू, साहब का हुक्म है कि नहीं आए तो पकड़ के ले आओ, चलो। चपरासी ने एक दूसरे नौकर को बुलाकर पतंग की डोर तोड़कर उसके हाथ में दे दी कि वह उतारे और शेखर को उठाकर ले चला। शेखर की टांगे की मुक्त थी। शेखर की टांगे ही मुक्त थी। वह उन्हें पकड़ने लगा, लेकिन वह हवा सेट कराकर वह रह गई। तब उसने सारा जोर लगाकर अपनी पकड़ी हुई बाहों को झटका, वह छूट गई
और जाकर चपरासी की नाक पर लगी और चपरासी ने उसे झट से जमीन पर रख दिया, जैसे वरैर ने काट खा हो और चीखता हुआ ऊपर भागा क्योंकि नाक से खून छूट कर रहा था। आधी सीढ़ियां चढ़ा हुआ शेखर जंगले से सटक कर खड़ा हो गया। इस आकस्मिक घटना का यह फल होगा, यह सोचकर वह स्तब्ध हो गया। पिता इतने सख्त बीमार, चारपाई पर हिल नहीं पा सकते, लेकिन उनका क्रोध तभी शेखर ने देखा। उसके पिता सीढ़ियों पर उतर रहे, हाथ में एक छड़ी, हाथ कांप रहा, दीवार पर कोहनी टेक कर संभल संभल कर पैर बढ़ाते हैं और दुबले कितने हो गए हैं, और उनकी आंखें इधर देखती ना उधर, छत की ओर ना सीढ़ी की ओर, केवल शेखर पर स्थिर है। उनके पीछे सीढ़ियों के ऊपर सरस्वती खड़ी है, जिसका मुख ऐसा हो रहा है कि पहचानना नहीं जाता। उसकी मौन विस्फारिताएं आंखें शेखर की आंखों पर जमी हुई है, कुछ कहना चाहती है, कुछ कह रही है जो वह मुंह में नहीं निकाल सकती। शेखर ने जान लिया कि उसे वहीं खड़े रहना, हिलना नहीं है, सिर नहीं उठाना है, प्रतिवाद नहीं करना है, अपनी रक्षा नहीं करनी। वह खड़ा रहा। 6 बार छड़ी उठी और गिरी। 6 बार शेखर के शरीर में एक रोमांच सा हो आया। वह हिला नहीं, छड़ी रुक गई। पिता ने एक तीखी दृष्टि से शेखर के मुख की ओर देखा। केवल चपरासी वही खड़ा रह गया, जिससे यह घटना समझ नहीं आई, लेकिन जो ना जाने क्यों लज्जित हो गया। शेखर ऊपर नहीं जा सका। थोड़ी देर बाद जब सरस्वती ने आकर कहा, शेखर, चपरासी को कहो डॉक्टर को ले आए, तब वह नहीं पूछ सका कि क्या हुआ है। 2 घंटे बाद पिता ने शेखर को ऊपर बुलाया सुलह करने के लिए। वो कभी क्षमा नहीं करते। क्षमा छोटे को किया जाता है। जिस प्रकार क्रोध में वह छोटे को छोटा नहीं समझते, उसी प्रकार क्रोध के उतरने पर भी कितनी स्वच्छ एहसान के भाव से मुक्त, कितनी विशाल सर्वव्यापी होती है उनकी उदारता। इसलिए शेखर पीट कर भी उन्हें पूजता है, जैसे वह माँ को कभी नहीं पूज सकता। माँ जो पीटती नहीं है, पर जो क्षमा देती है अनुग्रह की चक्की में पीसकर। शेखर को अनुमति मिली कि नाटक देखाए। गांव की एक नाटक मंडली है जो साल में 2 बार खेल करती है, होली के दिनों और दशहरे के दिन। नाटक कब होता है? होली के दिन और दशहरे के दिन। शेखर की पिता बड़े आदमी है, उस गांव के पड़ोस में रहने वाले सबसे बड़े आदमी, इसलिए स्वाभाविक है कि उनकी आशीर्वादपूर्ण अनुमति मांगकर खेल किया जाए। वे स्वयं तो नहीं जाते, किंतु सत्य हरिश्चंद्र का खेल है, इसलिए लड़कों को जाना है। कौन सा खेल है? सत्य हरिश्चंद्र। क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। एक पूस की टट्टियों से घेर कर बनाए गए थिएटर हॉल में सबसे अगली कतार में भाइयों में साथ शेखर बैठा है। जब पर्दा उठता है, 20 फीट लंबे और 10 फीट चौड़े इंद्रलोक का दृश्य सामने आता है। पर्दा उठता है, कौन सा दृश्य सामने आता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पर्दा उठता है, 20 फुट लंबे, 10 फीट ऊंचे चौड़े इंद्रलोक का दृश्य सामने आता है। तब शेखर को लगता है कि वह असममेघ उसके टापू के निकट नहीं होगा। अवश्य में उसके टापू के निकट नहीं होगा। दृश्य आते हैं और चले जाते हैं, शेखर की विवेक बुद्धि को विवेचन शक्ति को साथ ले जाते हैं। वह मुग्ध विश्वासी परिणत बैठा रहता और देखता जाता है, दुनिया से कुछ ऊपर, जहाँ जीवन से जीवन का अभिनय अधिक यथार्थ है। ये पंक्ति मोस्ट है, जहाँ जीवन से जीवन का अभिनय अधिक यथार्थ है, उसके सामने रहता है। एक बड़ा भारी संघर्ष, एक मौलिक विरोध और अपने मरते हुए पुत्र के लिए माँ का विलाप। जब मरता हुआ रोहित
अपने साथियों से जाकर कहता है, माता को हाल सुनाओ। सांप ने मुझको डस लिया, हाय गजब सितम गजब। तब उसे विरक्ति नहीं हुई, विरक्ति नहीं होती, हंसी नहीं आती, उसका गला भर गया और वह रोने लगा। लगता है बहुत चुपचाप कि कोई उसकी यह पराजय देख ना ले। खेल समाप्त हो जाता है और वे घर की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन शेखर भाइयों का साथ नहीं सह सकता। वह अलग अलग चलता है, ना देखता हुआ, भरा हुआ असंतुष्ट। उस अंधियारे युग में जुगनुओं की तरह ये कुछ एक दृश्य चमक जाते हैं, लेकिन सब दृश्य ही है, सब आकर चले भी जाते हैं, स्थायी कुछ नहीं है सिवाय उस असंतोष के जो प्रकट होकर भी बढ़ता है, दबकर भी बढ़ता ही जाता है। तितलियां फिर टक्कर कर काटने लगी लेकिन कहाँ है वह आवाज की खिड़की, कहाँ है वह मुक्ति का मार्ग। असहयोग की एक लहर आई, देश उसमें बह गया, शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा। जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए, जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं थे। बाहर जा सके, प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता, बाहर देखा करता। कभी दूर से वह जब बहुत से कंठों की संवेद पुकार उस पर पहुंचती है, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला, तब उसके प्राण प्रफुल्लित हो उठते हैं और वह भी अपनी खिड़की से पुकार कर उठता, गांधी का बोला वाला, दुश्मन का मुंह काला। इससे आगे वह जो इससे आगे वह जा नहीं सकता। घर से अनुमति नहीं है, लेकिन अनुमति का ना होना ही तो एक अंकुश था, जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित करता था। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जग ढेर लगा दिया। फिर लैंप लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला। तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था, वहां जाने की हिम्मत नहीं थी और आग लगा दी। आग एकदम भभक गई। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोल कर गाने लगा, गांधी का बोला वाला, दुश्मन का मुंह काला। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर से शेखर के गाल भी मानो विदेश हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया। शेखर के मन में विदेशी मात्रा के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं है, आतंक भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते थे, और यह भी कि वह सैब से अंग्रेजी बुलाना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी। शेखर की पहली आया कौन थी? ईसाई, और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु, जिसके हाथ उसे दिन भर बिताना होता था, एक अमेरिकन मिशनरी था। पहला गुरु कौन था? अमेरिकन मिशनरी। ये भी पूछा जा सकता है। जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा देता था। शेखर ने देखा, यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है, विदेशी ही उसकी माँ है। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा। जिसे मैं घृणित समझता हूँ, उसी विदेश को माँ कहने का बाध्य हूँ। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में वे विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा और अपने हिंदी ज्ञान की प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा
जिससे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था। प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक निकाला आरंभ किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताजी थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथियाली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ, एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपति गांधी है और सिद्धि के लिए साधन है। अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर को दूसरा गाल आगे कर लेना, और सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। उसने अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और वाद्यहीन भारत। स्वाधीन और वाद्यहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसने अपना एक नाटक, यह अमूल्य रत्न, किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जब जब जहां वह जाता, उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती थी, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर। और मैंने अकेले ही नहीं, किसी की सहायता के अपने हाथों में उसका निर्माण किया, स्वाधीन वाद्यहीन भारत के उस चित्र का मैंने। शेखर के पिता एक दिन दौरे पर जा रहे थे और शेखर का साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम में के बाहर टहल रहे थे। जो वेटिंग रूम होता है उसके बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। पास में एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा क्या नाम है? शेखर ने फिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी, और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है, यह लड़का शायद अंग्रेजी जताना ही नहीं। उसने तनिक और रोब में कहा, माई नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है। तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहां ना होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे ना देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में एक संदेह उठ भी रहा था कि यह लड़का शायद कोई पाठ की ही दोहरा रहा है, अंग्रेजी इतनी जानता नहीं है। पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई नहीं दिया। पिता ने क्रुद्ध स्वर में कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए मेरा लड़का अंग्रेजी जानता, जवाब क्यों नहीं देते? शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया क्या? तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया। नहीं, कहीं नहीं, वह आबाद कहीं नहीं, छुटकारा कहीं नहीं, मुक्ति बुद्धिमता में, ना बेवकूफी में, ना एकांत में, ना साथ में, ना कविता में, ना नाटक में, ना काम में, ना निठल्लेपन में, ना घृणा में, ना प्यार में, उस विशाल ताई उदार पिता के प्यार में भी नहीं। शेखर के पिता लंबे कद के, गौर वर्ण, गट्ठे हुए और उद्यमी शरीर के थे। तो ये विशेषता है शेखर के पिता की, ये आपने ध्यान में रखना है, पूछी जा सकती है, कई बार पूछ भी लेते हैं एग्जामिनर। उनकी तीखी आंखें, बंकीम नाक, मोटा किंतु दब्बा हुआ अधोरोष्ठ,
उनके पास अभिमानी और गुस्सैली आरत्व का परिचय देते हैं, जिसे देख लेकर किसी प्रागैतिहासिक काल में एक लोलुप लुटेरी बर्बर जाति भारत में घुसी थी और यहाँ प्रभुत्व जमाकर बैठ गई थी। संभवतः वे उदार थे, लेकिन एक दो बार चोट खाकर वे शक्की स्वभाव के हो गए थे। जब कोई आहत होकर शक्की होता है तब संसार में शक से मुक्त कुछ नहीं रह जाता। इसलिए स्वयं ईमानदार होकर वे सारे संसार को बेईमान और उठाईगीर समझते थे। मानो निरंतर अपने मन से कहते रहते हो, देखो तुम ईमानदार थे तभी तुमने धोखा खाया। यह बेईमानों का संसार है, यहाँ किसी का विश्वास नहीं करना, और इसलिए मन में मैल रखने वाले न होकर भी वे सदा हर एक की बुराई पर विश्वास कर लेने को तत्पर रहते थे। बड़ा होकर शेखर उनसे कहा करता था कि देखिए, मानव स्वभाव विश्वासी तो है ही, और जब विश्वासी है तब पक्षपात लेकर चलता है। प्रिजुडिड होता ही है। तब क्यों ना हम संसार को अच्छा ही समझकर चले। तर्क सिद्धि तो कोई भी बात नहीं है, पर हम प्रसन्न तो रह सकते हैं, आराम से जी तो सकते हैं, हर वक्त बिस्तर पर तो नहीं पड़े रहते। पर पिता उत्तर देते हैं, तुम बच्चे हो, तुम्हें पता क्या है, तुम्ही ने 10 पैसे की सीटी के 8 आने दे आए थे। शेखर कहता है, मान भी लीजिए मैं दे आया, लेकिन मैं अभी तक प्रसन्न हूँ। अभी तक उस सीटी की याद मुझे खुश करती है, और आपने 8 आने नहीं गंवाए, फिर भी आप अभी तक यह बात मन में रखे है। यह इसलिए ना कि आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। पिता यह कहकर टाल जाते थे कि तुम निरे आदर्शवादी हो, कभी सीखोगे। वे आर्य थे, इसलिए बल को, सामर्थ्य को आदर की दृष्टि से देखते। शायद इसलिए उन्हें साहब कहलाना अच्छा लगता था। इसलिए यद्यपि साथ ही उसके अभिमान ने उन्हें हेट कभी नहीं पहनने दिया। वे सदा पगड़ी ही बांधते रहे। शेखर को कई बार याद आता है, एक बार उसके पिता ने एक कुली को इसलिए पीट दिया था कि उसने उन्हें साहब ना कहकर बाबू संबोधन किया। ये वही पिता थे जिन्होंने एक दूसरे के अवसर पर अपने किसी अफसर से मिलने जाने से इसलिए इनकार कर दिया था कि उसके आमंत्रण में कुछ इस भाव की बू थी कि तुम मिलने आ सकते हो, यद्यपि मैं चाहूं तो तुमसे ना भी मिलूं। इसलिए सामर्थ्य की उपासना का एक रूप यह भी था कि उन्हें यह अनुभव करना अच्छा लगता है कि उनके पास शक्ति है। इसी भावना से वे कई बार अपने बच्चों के खेल में दखल दिया करते थे। वे यह नहीं चाहते थे कि बच्चे ने खेले या ना पढ़े, या ऐसा ना करे वैसा ना करे। वो यह चाहते थे कि खेल तो इसलिए है, उन्होंने कहा, पढ़े तो इसलिए है कि उन्होंने कहा, स्वाभाविकता किसी बात का केवल इसलिए होना कि उस समय हो रही है या उसे करने वाला उसे कर रहा है के लिए उनके निकट कोई स्थान नहीं था। तभी जब वे आते हैं तब बालक आतंक से एकाएक चुप हो जाते हैं, खेल बंद हो जाता है, पुस्तक आगे से हट जाती है, पैर मिट जाते हैं, कुर्सी या बिस्तर छूट जाता है। कोई नहीं जानता कब किस बात की मनाही हो जाएगी। उनके जाने अच्छी या बुरी क्यों, क्योंकि उचित या अनुचित कोई बात नहीं है। बातें थी दो प्रकार की, एक जिनके लिए उनकी अनुमति है, दूसरी जिनके लिए अनुमति नहीं है। बस इसके आगे न तर्क था न बुद्धि। ये लड़के मेरे ही है, नितांत मेरा अधिकार है। इन पर यह भाव उनमें सदा रहता था। कुछ इसी भावना से उन्होंने संतान का नाम विदेशी ढंग पर रखा, जिसमें नाम के साथ पिता का नाम भी रहता। शेखर को अपना पूरा नाम
लिखना हो तो लिखना पड़ता था चंद्रशेखर हरिदत्त पंडित। क्या नाम था? चंद्रशेखर हरिदत्त पंडित, या अंग्रेजी में CH पंडित। शेखर ने इस बात को इस रोशनी में उस दिन देखा जब उसने अपनी एक किताब पर, जिस पर उसने सहज भाव से अपना नाम चंद्रशेखर पंडित लिखा हुआ था, पाया कि पिता ने लाल रोशनी से दोनों शब्दों के बीच भूल का चिन्ह लगाकर ऊपर लिखा था हरिदत्त। और एक बार फिर उसने अपने ही साथ से तैयार किए हुए कविताओं के संग्रह पर, जिस पर उसने भाववेश के किसी क्षण में लिख दिया था, शेखर सन ऑफ नेचर, शेखर प्रकृति की संतान है। नेचर शब्द के स्थान में लिखा हुआ था पंडित हरिदत्त। उस दिन तो उसे ऐसा लगा कि पिता ने उसके एक पवित्र क्षण को नष्ट कर दिया, और इस अत्याचार को सहने में असमर्थ उसने वह कॉपी फाड़ डाली। पता नहीं यह लड़कों के निमित्त से सिद्ध होते हुए अपने अभिमान के कारण था, लड़कों के विकास में निस्वार्थ लगन के कारण, कि जब कभी किसी लड़की की कोई बात उन्हें पसंद आ जाती थी तब वे बहुत ही प्रसन्न होते, लड़के का जरूरत से अधिक सम्मान करते थे, सबके आगे उसकी प्रशंसा करते थे। ठीक उसी प्रकार जैसे क्रुद्ध होने पर वे इसके विपरीत भावनाओं की अति की मात्रा पर पहुंचा देते थे। लेकिन जैसा कि जल्द भड़क उठने वाले लोगों का स्वभाव था, वे अंततः उदार थे। वैमनस्य कभी अधिक देर उनके मन में नहीं रहता था, और वह लड़कों की खूब अच्छी तरह पीटकर 2 मिनट बाद यह कहते, कुछ हो, हमारे लड़के औरों से 1000 अच्छे हैं। यह एक बात थी जिस पर शेखर के माता पिता ने बहुत सारा झगड़ा किया था। शेखर की माँ को दृढ़ विश्वास था कि उसकी संतान संसार की सब संतान से गई बीती है। जब भी कोई बात लड़के करते जिसकी आलोचना हो सकती, तो तभी वह यह कहने को तैयार रहती, लोगों के लड़के होते ऐसा करते, वह ऐसा चाहे यह हो कि हंसते हंसते खेलते रहते या आराम से बैठते, सताते नहीं कि सवेरे उठकर आप ही मुंह हाथ धोकर अपने काम में लगते, या कि हर एक काम में आपाधापी नहीं डालते, जो काम जिसका होता था उसी को करने देते। पिता प्रतिवाद किया करते थे कि तुम तो ऐसे ही कहती रहती हो। तब वह और भी भड़क उठती, हाँ, आपको भी मुझे ही कहना आता है, उन्हें इतना बिगाड़ रखा है, आपको कुछ पता भी हो लड़कों का आती तो आखिरी मेरे सिर में ही है। अमूक के लड़के देखे हैं? कौन? अमूक एक पात्र आया है इसमें। इसके बाद पड़ोस के सब कुटुंबों के लड़के गिन दिए जाते हैं। बेचारे तीनों भाई और सरस्वती देखते ही संसार में अपनाने लायक कोई गुण ही नहीं बचा। उनके अपनाने लायक कोई गुण ही नहीं बचा, सब तो औरों के बच्चों ने हथिया लिए थे। शेखर की माँ मंझले कद की थी, स्थूलकाय, कुछ आलसी स्वभाव की, नीचा माथा, नाक में बहुत सटी हुई बहुत बाहर उभरी हुई सी आंखें, सीधी किंतु छोटी नाक, होठ सुंदर गड़े हुए लेकिन मुंह कुछ बड़ा और कानों पर कुछ ढीला सा, ठोड़ी छोटी और पीछे हटती सी, सारे चेहरे में एक चंचल और वाचाल सुघरता थी जिसमें गांभीर्य और विशालता ना होने से उसे सुंदरता नहीं कहा जा सकता था। मुद्रा में, चाल ढाल में, सारे व्यक्तित्व से परिचय, चारित्र्य और प्रवाह की कमी दिखती थी। माँ अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, ना पढ़ाई के लिए उसके मन में बहुत आदर था। वैसे तो स्त्रियां सभी कामकाजी और यथार्थवादी होती है, पर शेखर की माँ के मन में
मस्तिष्क की अपेक्षा हाथों का उधार विशेष रूप से अधिक था। कोई व्यक्ति 3 सेकंड में बता सकता है कि 871 रुपए 13 आने में कितनी दमड़ियां हुई। यह उनके लिए उतनी आदर की बात नहीं है जितनी यह कि कोई 4.25 आने में 3 प्राणियों की रोटी निकाल कर 2 पैसे बचा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के पार्ट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।